2024 में बीजेपी ने हरियाणा में बेशक से सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने का काम किया, लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस निर्णायक दंगल में बीजेपी के 13 बड़े चेहरे चुनाव हार गए हैं। 13 में से 10 पूर्व मंत्री थे, वो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चुनावी दंगल में मात खा गए और नए नए चेहरे चुनाव जीतकर बीजेपी की सरकार बनाने का अहम लक्ष्य हासिल कराने में सफल योगदान दे गए। अब 2029 के लिए इन 13 चेहरों की पॉलिटिक्स भी दांव पर लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान और आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बीजेपी के उन 13 नेताओं की जो 2000 में चुनावी दंगल हार चुके हैं। अब उनके लिए 2029 का चुनाव सबसे इम्पोर्टेंट है। उनकी सियासत इन 5 सालों के ऊपर टिके रहेगी और 5 साल ही तय करेंगे कि उसके बाद इन 13 नेताओं का क्या होगा। हम आपको बताते हैं कि ये 13 नेता कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंवरपाल गुर्जर की। कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से विधायक बने। वो 2014-2019 की दोनों सरकारों में मंत्री बने। उनका भविष्य लंबा चौड़ा है, लेकिन वो 2024 के चुनाव में बड़े अंतर के साथ अकरम खान से चुनाव हार गए हैं। असीम गोयल अंबाला सिटी से 2 बार विधायक बने। 2014-2019 में उन्हें सफलता हासिल मिली। नायब सैनी की सरकार में वो मंत्री भी बने। अगर इस बार भी चुनाव जीत जाते तो वो और भी ज्यादा कद्दावर नेता बन जाते, लेकिन निर्मल सिंह के हाथों वो चुनाव हार गए, इसलिए उनकी सियासत को भी बड़ा झटका लग गया है। सुभाष सुधा नायब सैनी के बेहद नजदीकी नेताओं में शामिल हैं। नायब सैनी की पहली सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। ये भी कह सकते हैं कि नायब सैनी ने स्पेशल रिक्वेस्ट के जरिए एक ही मंत्री का पद मांगा और वो सुभाष सुधा का था। इस बार भी अगर वो चुनाव जीत जाते तो वो बड़े महकमे के मंत्री बनते, लेकिन 2014 और 2019 की जीत के बाद 2024 में वो मात खा गए। अब ऐसे में उनके लिए 2029 का चुनाव बेहद अहम रहेगा। लीलाराम गुर्जर कैथल में रणदीप सुरजेवाला को हराकर चर्चा में आए थे। इस बार उनके चुनाव में उनकी हार हो गई है, लेकिन उनको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो चुनाव में सिर्फ 5000 वोटों से हारेंगे। उन्होंने तगड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर वो थोड़ा जोर लगाते तो उनका दोबारा से जीत का सपना साकार हो जाता, लेकिन हार के बाद उनको भी झटका लगा है। ऐसे में 2029 के चुनाव में उनके लिए भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। देवेंद्र बबली जेजेपी को छोड़कर बीजेपी में आए हैं। देवेंद्र बबली का अपना स्टाइल रहा है। देवेंद्र बबली ईमानदार नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने बीजेपी में आने के बाद जबरदस्त चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। ऐसे में 2029 के लिए उनके सामने भी सवालिया निशान है कि वो बीजेपी में रहकर अपने आप को सबसे बेहतर प्रत्याशी के तौर पर कैसे सामने लाएंगे। दुड़ाराम चौधरी बजनाल के भतीजे हैं और उनके ऊपर बीजेपी ने पूरा एतबार किया है। 2019 में वो विधायक बने और अब 2024 में हारने के बाद उनकी सियासत के सामने भी संकट खड़ा हो गया है, सवालिया निशान लग गया है। लेकिन इसके बावजूद दुड़ाराम फतेहाबाद की पॉलिटिक्स में बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरे हैं और ऐसे में उनका विकल्प अभी नजर नहीं आता है, लेकिन 5 साल उनके लिए भी बेहद अहम रहने वाले हैं। कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के सीएम पद के दावेदारों में शामिल किए जाते हैं। 2014 में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने उन्हें बड़े महकमों का मंत्री बनाया, लेकिन उनकी सीएम पद की दावेदारी ही उनके लिए घाटे का सौदा हो गई। बीजेपी के कई बड़े नेता उनके खिलाफ में हो गए और इसलिए उनकी सियासत को काटने का काम किया गया। कैप्टन अभिमन्यु 2019-2024 के 2 चुनाव लगातार हार गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी मजबूती कायम है। वो दोनों चुनाव में लगातार अपने वोट बढ़ाते आए हैं, लेकिन हार के बावजूद उन्हें झटका तो लगा है, लेकिन वो भी 2029 के लिए अपना मैदान नहीं छोड़ रहे हैं और अभी फील्ड में लगातार एक्टिव होते हुए 2029 के लिए तैयारी कर रहे हैं। 55 साल के बाद आदमपुर में बजनाल परिवार का किला ढह गया। भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए। बाई इलेक्शन में भव्य बिश्नोई चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2024 के मेन चुनाव में वो हार गए। ऐसे में उनकी सियासत, उनके परिवार की सियासत दोनों के ऊपर सवालिया निशान लग गया है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आदमपुर में बजनाल परिवार की मजबूत मौजूदगी है और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई लगातार आदमपुर में एक्टिव होकर अपनी पॉलिटिक्स को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं और गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं। कमल गुप्ता तमाम विरोधों के बावजूद लगातार तीसरी बार टिकट लेकर आ गए। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले कमल गुप्ता के प्रति इस बार हिसार में बड़ी नेगेटिविटी थी, लेकिन आरएसएस के बलबूते पर वो टिकट ले आए, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। बाकी के नेताओं तो नहीं कह सकते, लेकिन 2029 में कमल गुप्ता के टिकट के ऊपर ताले लगते हुए अभी से नजर आते हैं। जेपी दलाल भिवानी की पॉलिटिक्स में बीजेपी का 2019 में सबसे बड़ा चेहरा थे। बीजेपी ने पहले ही विधायक बनते ही उन्हें मंत्री बनाने का काम किया,
2024 में चुनाव हार गए और अब 2024 का चुनाव हारने के बाद उनके लिए 2029 का चुनाव निर्णायक रहेगा। देखने की बात यह है कि वो अपनी सियासत को बचाने में सफल रहेंगे या ढह जाएंगे। अभय सिंह यादव को इंद्रजीत यादव के सामने मनोहर लाल खट्टर ने खड़ा करने का काम किया था। वो लगातार 2 बार विधायक भी बने, लेकिन 2024 में ऐन मौके पर चुनाव हार गए। वो खट्टर साहब की सरकार में मंत्री भी थे, इसके बाद नायब सैनी की सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन 2019 का चुनाव उनके लिए भी बेहद अहम रहने वाला है। मनीष ग्रोवर को मनोहर लाल खट्टर का खासम खास नजदीकी माना जाता था। 2014 में वो चुनाव जीतकर मंत्री बने, लेकिन 19 और 24 दोनों के चुनाव हार गए और ऐसे में उनके लिए भी ये चैलेंज है कि किस तरह वो 2029 में वापसी करने का काम करेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ भी बीजेपी के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिनकी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी थी, लेकिन वो भी 2019 और 2024 2 चुनाव लगातार हार गए हैं और उनके लिए भी 2029 का चुनाव आखिरी साबित हो सकता है। इन 13 नेताओं में से 12 नेता ऐसे हैं जिनकी टिकट की दावेदारी 2029 में भी मजबूती से कायम रहेगी। सिर्फ कमल गुप्ता ही दौड़ से बाहर नजर आते हैं। बाकी के 12 नेता बीजेपी के अपने अपने इन हलकों में आज भी सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं, मजबूत नेता हैं। इनका विकल्प आज की तारीख में नजर नहीं आता है, यानी 99% चांस यही है कि इन 12 में से 12 नेता दोबारा से चुनाव लड़ते हुए आएंगे। ये हो सकता है कि मनीष ग्रोवर अपनी बजाय अपने बेटे को टिकट दिलवा दें और ओम प्रकाश धनखड़ भी अपना चुनाव का इलाका बदल लें। अगर वो बदली से चुनाव लड़ेंगे तो फिर से चौथी बार का चुनाव उनके लिए हार का पैगाम लेकर आएगा, लेकिन वो लगता है कि वो गलती नहीं दोहराएंगे। यानी 13 में से 10 नेता ऐसे हैं जो 100% चुनाव लड़ेंगे और बाकी के 3 नेताओं के लिए अगर मगर की पोजीशन रहेगी। आप बीजेपी के इन 13 नेताओं के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के ये 13 नेता क्या 2029 में चुनाव जीत पाएंगे, इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।